पुराने लेक्चर की अगर बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है सिंक्रोनस मशीन में, पूरा हमने डेरिवेशन करा था। और वहाँ पे मैंने आपको जो पूरा डेरिवेशन और कई सारे स्टेप में आपको पूरा प्रोसेस करके जो बताया था, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो E इक्वल टू टी फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी आया था। बेसिकली रिजल्ट कुछ और आया था, हमने उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वहाँ पे। और जो फाइनल रिजल्ट आया था वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये जो इक्वेशन, एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आई थी, टी फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ये पूरा लेक्चर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और खास बात ये थी कि वहाँ पे हमने डेरिवेशन तो करा था, लेकिन वहाँ पे हमने उसकी एनालिसिस नहीं करी थी। यानी कि जो डिराइव करके हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी, वो हमने बस उसको मान लिया था कि भाई इक्वेशन आ गई ईएमएफ की, लेकिन किसी भी तरीके की एनालिसिस कंपैरिजन नहीं करा था, ठीक है? तो ये पूरा जो लेक्चर है, यानी कि ये जो पूरा लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग एनालाइज़ करेंगे उस इक्वेशन को और देखेंगे कि यहाँ से क्या-क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा नाम प्रांजल है और आज इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे, डीप एनालिसिस करेंगे अपनी इक्वेशंस की। यानी कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग फील्ड फ्लक्स की इक्वेशन की, तो पुराने लेक्चर मैंने आपको बताया था कि क्यों मैंने फाई को फाई एम कॉस ओमेगा टी लिया था, साइन ओमेगा टी नहीं लिया था, ठीक है? ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। डी एक्सिस और क्यू एक्सिस का जब कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था तुम्हें वहाँ पे, ठीक है? तो फाई को हमने, यानी कि फील्ड फ्लक्स को हमने क्या लिया, फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी था। अगर आपने ये लेक्चर पुराना वाला नहीं देखा है ईएमएफ डेरिवेशन का, तो भाई पहले उसे देखो जाके, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आना, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट, ईएमएफ इक्वेशन भी हमने ड्राइव करी थी, E इक्वल टू ईएम साइन ओमेगा टी, ठीक है? ये दोनों चीजें हमने ड्राइव कर ली थी। नाउ अगर ईएम साइन ओमेगा टी की बात करी जाए, तो इसे मैं कुछ और तरीके से भी लिख सकता हूँ क्या? तो हाँ, साइन ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। ये ऑलरेडी हम लोग मैथ्स सिंपल 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स है उसकी तरह कॉन्सेप्ट है कि हम लोग साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। नाउ हम ये भी जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है? ये बात आपको पता होगी कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, 90 माइनस ओमेगा कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा माइनस 90 भी लिख सकते हैं। ठीक, नहीं समझ में आया? दोबारा देखो, कॉस 90 माइनस ओमेगा टी है, इसको हम लोग अगर इस पर्टिकुलर को उठाते हैं केवल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस ओमेगा टी है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस साइन बाहर ले लो, ठीक है, ओमेगा टी माइनस 90 लिख सकता हूँ, ठीक है? और क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, ठीक है? बस सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट किया है। तो कॉस माइनस थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर है, तो वैसी कॉस 90 माइनस ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी माइनस 90, यानी कि आगे पीछे हेर फेर कर सकते हैं अंदर कॉस के अंदर, ठीक है? साइन के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है? ये बात पता होगी आपको। आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग, अब मेरे पास जो दो इक्वेशन निकल के आ गई, पहले अगर बात कर ली जाए फ्लक्स ईएमएफ की इक्वेशन, ईएमएफ की इक्वेशन है E इक्वल टू ईएम कॉस ओमेगा टी माइनस 90। फ्लक्स की इक्वेशन की बात करिए तो फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। नाउ अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं, दोनों की दोनों कॉस की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकल के आने वाला उसको देखते हैं। कंपेयर करेंगे तो क्या चीज पता चलेगी, ईएमएफ लैग करेगा फ्लक्स को 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल से। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं क्या मतलब हुआ इसका। तो भाई देखो, अगर फाई जो है, ये हम बात कर रहे हैं फ्लक्स की वेवफॉर्म की, फ्लक्स की वेवफॉर्म है, ठीक है, कोसाइन में। और ये हम लोग बात कर रहे हैं ईएमएफ की वेवफॉर्म, ईएमएफ की वेवफॉर्म यानी कि वोल्टेज की वेवफॉर्म की, ठीक है? तो यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ, तो एक है कॉस ओमेगा टी, एक है कॉस ओमेगा टी माइनस 90, यानी कि 90 से लैग कर रहा है। मैंने तुम्हें पुराने लेक्चर्स में भी कई बार बताया हुआ है, ठीक है? तो माइनस 90 का मतलब क्या होता है, लैग करना। तो क्योंकि ये ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी माइनस 90, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, वोल्टेज जो बनेगा फ्लक्स कटिंग एक्शन से जो इंड्यूस होगा, वो फ्लक्स को जिससे वो बनेगा उसको 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकली उससे क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली जो एनालिसिस, यानी कि सिंपल एनालिसिस, अगर मैं दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करता हूँ, ईएमएफ की इक्वेशन और फ्लक्स की इक्वेशन, तो यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि वो फ्लक्स फाई जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगा डी फाई बाई डी टी के ऑपरेशन से, वो ईएमएफ जो होगा वो इस बनने वाले फ्लक्स को 90 डिग्री से लैग करेगा। यानी कि अगर हम बात करें, फ्लक्स अगर फादर है और ये सन है, अगर ये बेटा है, तो बेटा अपने पापा से क्या करेगा, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली लैग करेगा, ठीक है? एक बात तो ये यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक। अब हम लोग यहीं से, यहाँ ये जो हमने लाइन निकाली है ना, ये जो हमने एक बढ़िया सी लाइन लिख के दी है आप लोगों को, यहाँ से सारी एनालिसिस शुरू होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन 1 की, यानी कि एनालिसिस करने के बाद जो पहला कंक्लूजन जो मैं ड्रॉ करूंगा, तो पहला कंक्लूजन है, अगर ई लैग कर रहा है 90 फाई से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, तो अगर वेवफॉर्म की बात करी जाए, तो वेवफॉर्म कैसे बनेगी उसको देख लेते हैं। ओमेगा टी की वेवफॉर्म बनेगी,
तो ये कुछ अगर फ्लक्स की वेव फॉर्म है, यानी कि ये अगर वेव फॉर्म है फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी की, तो इससे 90 डिग्री लैग करती वेव फॉर्म कैसे बनेगी? तो एक साइनसॉइडल वेव फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके की, और ये जो वेव फॉर्म होगी, ये वेव फॉर्म होगी आपकी ई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 90 की। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कॉस ओमेगा टी माइनस 90 का? इसको समझो, अगर हमारा ये फाई एम कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, ये अगर तुम्हारा फाई एम कॉस ओमेगा टी है और ये है 90 डिग्री, अगर हम इसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से देखो तो ये वाली जो ईएमएफ की है, ये जिस समय 0 पर है उस समय फ्लक्स कहाँ है? फ्लक्स तुम्हारा मैक्सिमम पे है। ठीक है, तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब होता है? अगर दोनों वेव फॉर्म 90 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिफरेंट है, तो इसका मतलब होगा अगर एक वेव फॉर्म, यानी कि देखो फ्लक्स लीड कर रहा है, फ्लक्स 90 डिग्री लीड करने का क्या मतलब हुआ कि जिस समय ईएमएफ तुम्हारा 0 है उस समय फ्लक्स क्या है? मैक्सिमम पे है। ठीक है, तो अगर इसी तरीके से सारी एनालिसिस की जाती है, याद रखना। अगर तब कभी भी तुम्हें दो वेव फॉर्म को कंपेयर करना हो, ये निकालना हो कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है, तो आप वेव फॉर्म से ऐसे देख के निकाल सकते हैं। आप क्या करो, सिंपल सा देखो, जो चीज 0 पर है, अगर जो वेव फॉर्म 0 पर है उस समय दूसरी वेव फॉर्म कहाँ पे है? तो देखो एक वेव फॉर्म जिस समय 0 पे है उस समय दूसरी वेव फॉर्म अपने मैक्सिमम पे है, तो यानी कि जो अपने मैक्सिमम पे वो क्या कर रहा है भाई? वो लीड कर रही है। ठीक है, कितना डिफरेंस पे लीड कर रही है? तो देखो 90 डिग्री आगे बढ़ के देखो, जब तुम 90 डिग्री आगे बढ़े तो देखो जिस समय जो वेव फॉर्म लीड कर रही थी वो कहाँ चली गई है? वो मिनिमम पे चली गई है, यानी कि इस समय ये मिनिमम पे और ये मैक्सिमम पे, तो यानी कितना हुआ? 90 डिग्री का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। इसके लिए मैंने एक चीज आपको और भी बताई हुई है, सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से देख सकते हो। यानी कि अगर ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी पीक यहाँ पे मिल रही है तो दोनों को पीक को कंपेयर कर लो। यहाँ पे पीक मिल रही है इसकी और यहाँ पे, यहाँ से पीक टू पीक कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री का, तो यानी कौन है? 90 डिग्री का डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री, लीड कौन कर रहा है? तो जिसकी पीक पहले आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये इस वेव फॉर्म से मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कैसे कंपेयर करते हैं, दोबारा समझ लो। आपको क्या करना है? पीक टू पीक कंपेयर करना होता है, या तो पीक टू पीक कंपेयर कर लो या मिनिमम टू मिनिमम। पीक टू पीक देख लो, तो भाई इसकी पीक आ रही है 90 डिग्री पे और इसकी पीक आ रही है 0 डिग्री पे, तो यानी कि इन दोनों पीक टू पीक का डिफरेंस कितना? 90 डिग्री का। तो एक चीज यहां से ये पता चल गई कि दोनों जो वेव फॉर्म है वो 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे एग्जिस्ट कर रही है। नाउ अभी क्वेश्चन बचा हुआ है कि लीड कौन कर रहा है। तो देखो जो वेव फॉर्म की पीक पहले आ रही है वो लीड करेगी, सीधा सा हिसाब। तो पीक पहले किसकी आ रही है? इस ब्लू वाली लाइन की आ रही है, यानी कि फाई की, तो इसलिए फाई जो है वो लीड कर रहा है, और पिंक वाली जो लाइन है ये क्या कर रही है? लैग कर रही है, क्योंकि इसकी पीक बाद में आ रही है। तो यानी कि ईएमएफ जो होगा लैग करेगा फाई से 90 डिग्री। अगर ये तुमसे कहा जाए, किसी इंटरव्यू में पूछा जाए भाई इसे बना के दिखाओ वेव फॉर्म है, तो कैसे बनाओगे? तो आपको इस तरीके से बनाना है, पीक टू पीक का डिफरेंस 90 रखना है और पीक उसकी पीक पहले बना देना जो लीड कर रहा है। कंक्लूजन 2 जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन की बात करें, ईएमएफ इक्वल टू टी फाई एम साइन ओमेगा टी, तो इसी इक्वेशन को मैं और भी लिख सकता हूं। अभी हमने पीछे ड्राइव करा कि भाई साइन ओमेगा टी को हम लोग कॉस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लिख सकते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें टी फाई एम ओमेगा, तो इसको मैंने नाम दिया था ई एम, यानी कि ई एम मतलब मैक्सिमम। पिछले लेक्चर में मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो टी फाई एम मैक्सिमम हो गया, यानी कि जो ई एम एफ की जो पीक मिलेगी वो कितनी मिलेगी? टी फाई एम ओमेगा मिलेगी वहीं पे, और ये टी फाई एम ओमेगा। ठीक, वहीं पे अगर बात कर ली जाए, ये बात समझ में आ गई होगी, ई एम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी? कि अगर वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है तो वोल्टेज की जो मैक्सिमम पीक है ये क्या है? ई एम है। तो ये ई एम जो है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया? टी फाई एम ओमेगा। ठीक, तो यानी कि अगर हम इसको ऊपर नीचे शिफ्ट करें और ई एम बाई फाई एम का रेशियो निकालें तो किसके बराबर आएगा? टी इंटू ओमेगा के। यहाँ पे टी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स, और ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो ओमेगा यहाँ पे एंगुलर स्पीड और टी नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की और मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की, इनके जो बीच का जो रेशियो है वो नंबर ऑफ टर्न्स और ओमेगा पर डिपेंड करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम वही जो पुराने वेव फॉर्म जो मैंने पहले बनाई थी, सेम वही वेव फॉर्म को अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे जो अभी कंक्लूजन 1 में मैंने ड्रॉ करी थी, मैक्सिमम वैल्यू ई एम, मैक्सिमम वैल्यू फाई एम। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फाई एम से यानी कि फ्लक्स से ईएमएफ बन रहा है, लेकिन देखो इन दोनों के बीच में मैक्सिमम वैल्यू में कोई रिलेशन है? हाँ, एक रिलेशन है, यानी कि कितनी मैक्सिमम वैल्यू फ्लक्स की होगी और उससे कितने मैक्सिमम वैल्यू का वोल्टेज बनेगा, इनका जो रेशियो है, ये जो रेशियो है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये नंबर ऑफ टर्न्स एंड एंगुलर स्पीड पर डिपेंड करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अगेन इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, काफी लॉजिकल पार्ट है ये एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ। यानी कि ईएम और फाई एम का जो रेशियो है, यानी कि अगर मान लेते तुमने दो मिली वेबर का, 2 वेबर ले लेते हैं, 2 वेबर का अगर आपने फ्लक्स दिया है
और उससे 6 वोल्टेज बन रहा है, तो देखो जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, ठीक है। पीक वैल्यू जो है यानी कि जनरेट होने वाले वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है और जो तुम फ्लक्स दे रहे हो उसकी जो पीक वैल्यू, इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो रेशियो है, वो किस पे डिपेंड करेगा? टी इंटू ओमेगा पे डिपेंड करेगा, यानी नंबर ऑफ टर्न्स और एंगुलर स्पीड पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका भी मतलब समझा देता हूँ। अगर हमारे पास इस तरीके का रोटर है, 2 जनरेटर ले रहे हैं, ठीक है। एक जनरेटर जो है वो बहुत तेज रोटेट कर रहा है, एकदम धुआंधार स्पीड से रोटेट कर रहा है, और दूसरा जनरेटर जो है वो स्लो रोटेट कर रहा है। तो भाई जो फास्ट रोटेट जनरेटर कर रहा है, अगर हम उसके केस में बनाते हैं और एक वेवफॉर्म हम बनाएंगे स्लो रोटेटिंग जनरेटर, तो अगर फास्ट की बनाओगे तो फ्लक्स की तो सेम रहेगी, फाई एम अपने आप में एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो डिपेंड ही नहीं कर रही स्पीड और टाइप 2 पे, टर्न्स पे, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर जो फास्ट रोटेटिंग है, ठीक है, फास्ट रोटेटिंग का जो वोल्टेज बनेगा उसका देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ईएम की और मैक्सिमम वैल्यू फाई एम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। जबकि जो स्लो रोटेटिंग है उसके अंदर बनने वाला वोल्टेज की पीक वैल्यू और जो फ्लक्स की पीक वैल्यू, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गई होगी। इसको यहाँ से दिखा सकता हूँ, ये तुम्हारा क्योंकि तेज रोटेट कर रहा था, ये काफी तेज रोटेट कर रहा था, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे देखो जो मैक्सिमम वैल्यू ई एम, ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये फाई एम, तो देखो ई एम और फाई एम के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि टी तो सेम है लेकिन ओमेगा बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये पीक वैल्यू है ई एम और ये पीक वैल्यू है फाई एम, ठीक। अब जरा ई एम और फाई एम के बीच में डिफरेंस देखो, तो बस इतना सा डिफरेंस है, यानी कि इन दोनों के बीच में इतना सा है। क्यों? क्योंकि टी ओमेगा कम है, ओमेगा कम है, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कम है, तो क्योंकि तेज रोटेटिंग, यानी कि इसका क्या कंक्लूजन निकला, यानी कि अगर तुम्हारा, इससे हम क्या सीख सकते हैं, यानी कि अगर तुम्हारा जनरेटर बहुत तेज रोटेट कर रहा है तो छोटे से फ्लक्स की वोल्टेज, छोटे के फ्लक्स से बहुत बड़ा वोल्टेज बनाया जा सकता है, पीक वैल्यू काफी ज्यादा बनाई जा सकती है। वहीं पे अगर आपका अल्टरनेटर स्लोली रोटेट कर रहा है तो सेम फ्लक्स देने पे छोटा सा वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स, वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ टर्न्स और ओमेगा पे डिपेंड करेगी। आई होप ये चीज समझ में आ गई। बड़ा अच्छा एनालिसिस है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने सारा पॉइंट कवर करा, आपको विजुलाइज भी करा दिया। नाउ थर्ड कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन है, ठीक है। अब इसको जरा समझते हैं। हमारे पास दो केस पॉसिबल थे, एक बार रोटर होगा जो डी एक्सिस पे होगा, एक बार अगले केस में रोटर जो होगा वो क्यू एक्सिस पे होगा। ये दो केस पॉसिबल है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमने देखा कि हमें जो पहले जो हमने एनालिसिस करी उसमें इक्वेशन निकल के आई कि भाई ई लैग करेगा फ्लक्स से 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, ई जो है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है फ्लक्स से। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अब जरा इसमें बात करी जाए, अगर इस केस की बात करते हैं, पर्टिकुलर केस की, पहले केस की, तो अगर यहाँ पे फाई मैक्सिमम होगा, ये मैंने पुराने चीजें बताया था, यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स जब डी एक्सिस पे रोटर होगा, हमारा नॉर्थ साउथ पोल डी एक्सिस पे होंगे, तो उस समय कंडक्टर से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होगा। लेकिन जिस समय मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा होगा, अभी हमने पीछे सीखा, ठीक है, हमने पीछे क्या सीखा था उसको देख लेते हैं। हमने वेवफॉर्म से, अभी मैंने जो वेवफॉर्म बनाई वहां से क्या सीखा कि जिस समय फाई मैक्सिमम होगा उस समय ई जीरो होगा, जिस समय फाई जीरो होगा उस समय ई मैक्सिमम होगा, ई मैक्स होगा, ठीक है। ये हमने अभी पीछे एनालिसिस करा था, नहीं ध्यान है तो पीछे दोबारा देख सकते हो। वहां पे मैंने जो वेवफॉर्म बनाई थी वहां पे यही चीज तो आपको सिखाई थी कि जिस समय मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा था उस समय फ्लक्स जीरो था, और जिस समय मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा था उस समय वोल्टेज जीरो था। ये हमने पीछे सीखा था, ठीक। तो अगर इस पर्टिकुलर केस की बात करिए, जिस समय हमारा फाई मैक्सिमम मिल रहा होगा, यानी कि जब मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग एक्शन हो रहा होगा इस कंडक्टर पे, उस समय इसके अंदर वोल्टेज कितना इंड्यूस हो रहा होगा, जीरो इंड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। जो कि हमारे कॉमन सेंस से काफी अलग है। हम लोगों ने सोचा था कि जहां मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा वहां मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, लेकिन जो फैराडे की इक्वेशन और जो हमने डेरिवेशन करके सीखा वहां से कुछ उल्टा ही निकल के आया। यानी कि ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, कि ईएमएफ ई जो है, ईएमएफ ई वो लैग करेगा फाई से 90 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर जा रहा है फ्लक्स से। तो इससे क्या हो रहा है, जिस समय फाई मैक्सिमम मिल रहा है उस समय ई क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, यानी मिनिमम मिल रहा है। वहीं पे जिस समय हमारा जो रोटर है, यानी कि वो क्यू एक्सिस पे पहुंच चुका है, क्यू एक्सिस तुम जानते हो 90 डिग्री डिफरेंट होती है डी एक्सिस से, यानी कि अब क्या है, फाई मैक्सिमम से क्या हो चुका है, फाई जीरो हो चुका है। 90 डिग्री जब हम लोग आगे मूव करेंगे तो उस केस में क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स, कंडक्टर से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, जीरो, यानी फ्लक्स कटिंग एक्शन कितना हो रहा होगा, इस समय जीरो हो रहा होगा। जिस समय कंडक्टर पे जीरो फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा उस समय इस पे वोल्टेज कितना मिल रहा होगा, भाई मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी, आई होप। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, ये सबको कंफ्यूजन रहता है
कि हम लोग सोचते हैं कि जब फ्लक्स कट जब यानी कि रोटर पास होगा कंडक्टर से उस समय मैक्सिमम फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो वहाँ मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है। तो जिस समय फ्लक्स कटिंग एक्शन मैक्सिमम होगा ना, उस समय 0 वोल्टेज मिलेगा और जब रोटर घूम के क्वाड्रेचर एक्सिस चला जाएगा, जिस समय फ्लक्स कटिंग एक्शन मिनिमम हो चुका होगा, तब वहाँ पे हमें पीक मिलेगी, ठीक है? ये अभी पीछे आपको याद होगा, मैंने आपको जो वेवफॉर्म बना के दिखाई थी, ठीक? तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखो, जिस समय ये पुराने पीछे मैंने वेवफॉर्म तुम्हें बताई थी, ये जो पर्टिकुलर वेवफॉर्म है, ये तुम्हारी थी EM की और ये जो थी, ये तुम्हारी थी phi m की, ठीक है? phi की। तो देखो जिस समय phi m था यानी कि मैक्सिमम फ्लक्स था, उस समय देखो EM कितना था? EM इक्वल टू 0, ठीक? और जिस समय EM तुम्हारा मैक्सिमम था, उस समय phi m कितना था? 0, ठीक? तो देखो ये चीज़ तो हो रही है। भाई 90 डिग्री के बाद, ये कब है? 90 डिग्री के बाद। जब तुम 90 डिग्री के बाद Q एक्सिस से पहुँचोगे, तो कंडक्टर से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन उस समय कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला वोल्टेज कितना होगा? मैक्सिमम होगा। E मैक्सिमम इंड्यूस होगा, ठीक है? इसी तरीके से देखो इस वाले केस में जब मैग्नेट जो होगी वो तुम्हारी D एक्सिस पे होगी, D एक्सिस का मतलब 0 पे, तो जब D एक्सिस पे मैग्नेट होगी तो ऐसे केस में फ्लक्स कितना होगा? 0 पे। फ्लक्स तुम्हारा कितना है? 0 पे। phi m है, मैक्सिमम फ्लक्स है और ईएमएफ कितना हो रहा है भाई? ईएमएफ तुम्हारा 0 ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक? आई होप ये समझ में आ गई होगी। नाउ लास्ट कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। लास्ट कंक्लूजन देख लें। ये थोड़ा फेजर का ऊपर है, यानी कि अगर हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं phi m को, यानी कि अगर हमने फ्लक्स को रेफरेंस ले लिया तो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब हुआ? 90 डिग्री लैग करने का। 90 डिग्री लैग कुछ इस तरीके से बनेगा और ये जो 90 डिग्री होगा ये कहाँ से आया है? तो ये क्वेश्चन जो हमने पढ़ी थी ई लैग 5/90 डिग्री, इसके ऊपर बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ मैं। ट्रांसफार्मर के आप मेरी सीरीज देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने फेजर डायग्राम जो बताया है वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत बार बताई हैं, ठीक है? तो ये हो गई फेजर एनालिसिस, यानी कि अगर हम लोग फेजर एनालिसिस करें इसी इक्वेशन की ई लैग 5/90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, अगर इसको मैं फेजर रूप में ड्रॉ करूँ तो ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है? तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर जो मैंने एनालिसिस करी है, कंपैरिजन करा है, यानी कि अगर हम लोग ई और phi को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे मैंने कंपेयर करके तुम्हें दिखाया कि जो वोल्टेज है और जो फ्लक्स है वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है उनके बीच में। तो उसको हमने 4 वहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ करे। सबसे पहला कंक्लूजन जो ड्रॉ करा वो भी मैंने आपको बता दिया। उस केस में हमने यहाँ पे देखा था कि वेवफॉर्म में कैसा दिखेगा। दूसरा, रेशियो में हमने एनालिसिस करी। थर्ड कंक्लूजन निकाला कि हमने अभी पीछे देखा था कि जब रोटर तुम्हारा घूम के पास हो चुका होगा, यानी कि जब रोटर जिस समय फ्लक्स कटिंग एक्शन मैक्सिमम होगा उस समय 0 वोल्टेज इंड्यूस होगा और जिस समय फ्लक्स कटिंग एक्शन 0 हो चुका होगा उस समय मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है? तो जिस समय फ्लक्स कटिंग एक्शन मैक्सिमम उस समय ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो 0, जिस समय फ्लक्स कटिंग एक्शन 0 उस समय ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम। ये काफी कंट्रोवर्शियल है पर ऐसा ही होता है, मैथमेटिकली प्रूव है आपके सामने। लास्ट पॉइंट हमने देखा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में कंक्लूड करा, ये बहुत सिंपल सा कंक्लूजन था। जो फोर्थ कंक्लूजन था, ये फेजर डायग्राम अगर आपने ट्रांसफार्मर के सीखे हैं तो ये बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है? आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूंगा।